अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को रिवाइज करना है, जिनको हमने कल स्लाइड्स में देखा था। उसको स्लाइड्स के जरिए समझने की कोशिश की थी, क्योंकि अब हम आपकी बुक को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उर्दू मीडियम बुक को फॉलो करते हैं। इसलिए आज हम आपकी बुक में भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में मजीद इजाफा होगा। पर इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिएगा ताकि आप हर तरह के अपडेट्स पा सकें। डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने मजीद यूजफुल वीडियो लिंक शेयर किए हुए हैं। मेरे डेली मोशन के चैनल को भी लाइक कीजिएगा, उसको भी आप फॉलो करें और फेसबुक को भी लाइक करने की कोशिश करें ताकि आप हर तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन पा सकें। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो हमने कल पढ़ा है उसको उर्दू में उसूल इसरा भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़ारब के पेश नजर था, ज़ारब की तरह एक्ट करता है। इसको जब भी कोई नया सरमायाकारी वजूद में आती है तो इसके नतीजे में हमारी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लायर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रिवाइज किया था। अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को भी विजिट करें, उनके वीडियो लिंक्स भी मैंने नीचे दे दिए हैं ताकि आप वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेटर कर सकें। दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनकम है इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह से तब्दीली लेकर आएंगे वो आपकी इनकम में कई गुना इजाफा करेगी, इसीलिए वो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कहलाती है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर देती है आपकी इनकम को। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी मुशाहिदे में आई है, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जब लोगों की आमदनियों में इजाफा होता है तो वो अपना मेयार जिंदगी भी क्योंकि बुलंद करने की कोशिश करते हैं और अच्छा लाइफ स्टाइल ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी जरूरियात जिंदगी क्योंकि बढ़ जाती है। इस सूरत में वो ज्यादा रकूम खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अशिया सार्फिन की तलब बढ़ जाती है, यानी जो कंज्यूमर गुड्स हैं अब उनकी तलब बढ़ जाएगी लोगों की इनकम में इजाफा होने की वजह से। अब अगर किसी मुल्क में अशिया सार्फिन का वाफर स्टॉक मौजूद हो तो वो उस बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि इसकी उनको जरूरत पेश नहीं आती। लेकिन अक्सर औकात अशिया सार्फिन का वाफर स्टॉक क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के केस में मौजूद नहीं होता, लिहाजा वो पैदावार में इजाफा करने के लिए इस बढ़ती हुई तलब को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजा में नई सरमायाकारी भी अब उनको दरकार होती है और सरमायाकारी में इजाफा अशिया सार्फिन की तलब के मुकाबला में कहीं ज्यादा उनको करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सरमायाकारी में इजाफा अपनी कंज्यूमर गुड्स की तलब के मुकाबले में नहीं करेंगे तो उनको शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमिक अनरेस्ट होगा इकोनॉमी के अंदर और किसी तरह से आपकी इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी, इन्फ्लेशन में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। क्योंकि अशिया इस तरफ को पैदा करने के लिए अब जिस किस्म की मशीनरी की जरूरत होती है उसकी मादियत कई गुना ज्यादा है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। जल्दी चीजें पैदा करने के लिए आपको हैवी मशीनरी, हैवी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज ज्यादा चाहिए, लेबर भी अब ज्यादा चाहिए। तो अब लेबर की पेमेंट्स के लिए उनको कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि वेजेस उसी सूरत में पे हो सकती हैं अगर आप अपने कैपिटल को मॉनिटाइज करें, उसको लिक्विडिटी उसकी इंक्रीज करें ताकि सबकी वेजेस आप पे कर सकें। अशिया सार्फिन की तलब में क्योंकि अब इजाफा हो चुका है, आमदनी में इजाफा की वजह से सरमायाकारी में जितने गुना क्योंकि अब इजाफा हुआ था उससे ये कहीं ज्यादा है, इसलिए इसे हम एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कहते हैं, या उर्दू में इसको उसूल इसरा भी कहा जाता है। बस एक तरफ तो हमारी जो सरमायाकारी है आमदनी को बढ़ाने का बायस बनती है, साथ ही दूसरी तरफ आमदनी हमारी इसरा का भी बायस बनती है, यानी हमारी सरमायाकारी और इनकम जो है वो एक दूसरे के साथ ही साथ बढ़ते चले जाते हैं। पहली सूरत में तो हम इसको मल्टीप्लायर या ज़ारब का नाम देते हैं और दूसरी सूरत में हम इसको एक्सेलरेशन कह सकते हैं, कि एक दूसरे का मिरर इमेज भी आप इनको समझ सकते हैं कि एक दूसरे का निम्न बदन है। बस आमदनी और सरमायाकारी का एक दूसरे के साथ तफाइली रिश्ता मौजूद है।
जो कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। अगर आप पिछले लेक्चर्स को विजिट करेंगे तो आप लोगों को ये बात पता चलेगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट को हमने कहा था इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी ये दूसरी सूरत में हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ मल्टीप्लायर, जिसमें हमने देखा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से हमारी इनकम में किस तरह से तब्दीली वाक़या होती है। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कहलाया था मल्टीप्लायर। सो अब हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट को राइट हैंड साइड पर लिया है और इनकम को लेफ्ट हैंड साइड पर लिया है, इसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से हमारी इनकम में चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। हम दोनों फंक्शंस को इंटर रिलेट करके एक दूसरे से तब्दील कर सकते हैं। असूले इसरा का जो तस्वुर था स्टूडेंट, सबसे पहले 1914 में पेश किया गया था, जो कल मैंने आपको स्लाइड्स में भी बताया था। आप कल वाला लेक्चर भी जरूर विजिट कीजिएगा और आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं मुझे भी बताइएगा, कमेंट्स में भी लिखिएगा ताकि हम उसको आंसर कर सकें। अब इसकी मजीद वजाहत जो थी एक अमेरिकी माशरतदान ने की थी जिन्हें जेएम क्लार्क कहते हैं। इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसे बिजनेस एक्सेलरेशन का नाम दिया उन्होंने, और लॉ ऑफ डिमांड भी इसमें उन्होंने स्टडी किया और इस आर्टिकल में उन्होंने प्रूव किया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट कर देती है आपकी इनकम को विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है विद द सर्टेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आप कल वाले लेक्चर्स में जो स्लाइड्स हैं उनको भी देखिएगा ताकि आप लोग को जो है इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लैरिफाई हो सके। क्योंकि अब ये आर्टिकल जो था द जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उन्होंने मार्च 1917 में छपवाया था, जिसके मुताबिक इन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया था कि एक्सेलरेटर इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट व्हिच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी हमने ऊपर देखा है। उन्होंने जो एक्सेलरेटर यूज किया था वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के चेंज का देखा था। जब उन्होंने इनकम को चेंज करके देखा तो इन्वेस्टमेंट कई गुना ज्यादा चेंज हुई, और जब इन्वेस्टमेंट को चेंज किया तो इनकम भी कई गुना ज्यादा चेंज हुई। तो उन्होंने इसका रिलेशनशिप बिल्ड किया जिसको उन्होंने एक्सेलरेशन का नाम दिया। यानी इस राह से हम कह सकते हैं कि मुराद ये है कि ये एक अददी कदर है जो आमदनी में तब्दीली के नतीजे में सरमायाकार में होने वाली तब्दीली के बाहमी ताल्लुक की हम लोगों को वजाहत करती है। बाज लोग सरमाया पैदावार की बाहमी निस्बत को भी इस राह का नाम देते हैं। समटाइम्स लोगों ने या इकोनॉमिस्ट ने जो रिसर्च की उन्होंने कैपिटल आउटपुट रेशियो को जब अपनी स्टडीज में यूज किया तो उन्होंने कहा कि ये भी कुछ एक्सेलरेटर की तरह ही परफॉर्म करते हैं। सो उन्होंने अपनी रिजल्ट्स को कुछ इस तरह से कंपाइल किया है, द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटर। उन्होंने कहा कि अगर हम इनकम की जगह कैपिटल को लें या इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल को लें तो वो भी एक दूसरे के साथ एक्सेलरेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। सो यहाँ पर आपने अगर एक्सेलरेटर को W का नाम देना है तो आपने इन्वेस्टमेंट का जो है लोग लेना है, इसलिए इसको नेचुरल इन्वेस्टमेंट कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम। यहाँ पर W हमारा सरमाया या पैदावार का तनासुब है कि कितना एक्सेलरेट हो गया हमारा सरमाया। LN यहाँ पर खालिद सरमायाकारी है, इसलिए इसको N के साथ रिफ्लेक्ट किया गया है कि ये नेचुरल इन्वेस्टमेंट है। जितनी लोग नेचुरली करेंगे, यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट इसमें इंजेक्ट किसी किस्म का नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट को। इंजेक्शंस के बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गवर्नमेंट इंजेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट इंड्यूस करने की कोशिश करती है इन्वेस्टमेंट्स को भी और आपकी सेविंग्स को भी, साथ ही साथ कैपिटल्स को भी, और इनकम जनरेट करने की कोशिश करती है। आप जरूर पिछले लेक्चर्स को विजिट करिएगा ताकि आप ये जो खालिद सरमायाकारी है इसमें कंफ्यूज ना हो और आपको इन इंजेक्शंस के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये डेल्टा वाई हमने यहाँ पर इसलिए लिया है, डेल्टा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, चेंज इन इनकम। यहाँ पर आमदनी पैदावार में तब्दीली को लिया गया है। प्रोफेसर कोइलारा जो थे इन्होंने एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह से बयान किया कि द एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट इज द रेशियो बिटवीन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एन इनिशियल चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि अभी हमने पीछे भी ये चीज डिस्कस की है। क्योंकि अब हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से इनकम हमारी बहुत हद तक इंक्रीज कर जाती है। उस इंक्रीज इन इनकम की वजह से
हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हाईली इफेक्ट होते हैं, और क्योंकि वो तब्दील हो जाते हैं, इस वजह से हमारी जो एक्सेलरेशन है इनकम की वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम दूसरे अल्फाज में प्रोफेसर कोरेलारा की तरह कह सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर की वजह से जो चेंजेस होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस का बाइस बनते हैं, और ये हमारी इनकम में। इस रिलेशनशिप को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जैसे ही आपकी इनकम में चेंज आता है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। इट विल मूव यू टुवर्ड्स योर चेंज्ड कंजम्पशन, देन इट विल फर्दर मूव यू टुवर्ड्स योर चेंज इन्वेस्टमेंट। यानी जैसे ही आपकी कंजम्पशन चेंज हुई, इन्वेस्टमेंट भी, जो हमने ऊपर रिलेशनशिप डिस्कस किया कि कंजम्पशन क्योंकि अगर इंक्रीज कर गई है तो इंड्यूस करेगी ये या तो इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे गवर्नमेंट को, कि वो इंक्रीज्ड कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करें कैपिटल के अंदर, ताकि प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा सकें और अब लोगों की जो डिमांड एकदम से इंक्रीज हुई है उसको पूरा कर सकें। उसूले इसरा सर्फी खर्च में इब्तिदाई तब्दीली और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी में तब्दीली की बाहमी निस्बत की इस तरह से वजाहत करता है। हम इक्वेशन में देखते हैं कि किस तरह से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने पहले ये डिस्कस किया था कि W इज इक्वल टू चेंज इन I डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, क्योंकि अब हमने दूसरे अल्फाज में इनकम को कंजम्पशन से चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम चेंज होगी हमारी कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। तो कंजम्पशन से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट में किस तरह से तब्दीली आती है और किस तरह से एक्सेलरेट होती है। मैथमेटिकली अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, चेंज इन I इज इक्वल टू बीटा इंटू चेंज इन C। सो अगर अशियाए सार्फिन की तलब में 20 करोड़ इजाफा हो जाए, फर्ज करें कि आपकी कंजम्पशन में 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, ये सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, इकोनॉमी एज अ होल या एक सेक्टर की कंजम्पशन के बारे में बात हो रही है। एक इंडिविजुअल की तो अनरियलिस्टिक सी बात लगती है, 20 करोड़ तो उसमें इजाफा नहीं हो सकता। सो आपने याद रखना है कि ये एक सेक्टर या एक एरिया की बात है कि उसमें 20 करोड़ का इजाफा हुआ है। सो 100 करोड़ रुपए की अब यहाँ पर सरमाया करनी पड़े बिलफर्ज। सो यहाँ पर जैसे ही हम अपनी वैल्यूज को एंटर करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेटर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 5। दिस इंडिकेट्स के इतनी कंजम्पशन चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ रुपए की इंजेक्शन हुई है, और उस इंजेक्शन की वजह से हमारी इकोनॉमी या हमारी इनकम जो है वो 5 यूनिट्स के साथ एक्सेलरेट कर गई है। इसकी इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। असरा मजीद इस बात की भी वजाहत करता है कि कौमी आमदनी में तब्दीली की वजह से सरमायाकारी में किस कदर तब्दीली आती है। जाहिर सी बात है, जैसे ही आपको एक्सेलरेशन यूनिट मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कंजम्पशन में तब्दीली की वजह से आप बिलाखिर आपकी आमदनी में या कौमी आमदनी में कितनी या किस हद तक तब्दीली आएगी। यानी अगर इशाए सरफ की तलब में इजाफा हो बावजह आमदनी, यानी आमदनी की वजह से इसमें तलब में इजाफा आ रहा है, तो इसके नतीजे में हमारी इशाए सरमाया की मिकदार में कितनी तब्दीली वाक़या होती है, ये हमें इसरा के कानून की वजह से ही पता चलता है। इवन के इसका ताल्लुक इस बात से भी होता है कि जब हमारी आमदनी में इजाफा होगा तो इसके नतीजे में सरमायाकारी में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जिस निस्बत से हमारी आमदनी में इजाफा होगा सरमायाकारी में भी इससे कहीं ज्यादा इजाफा होगा। जिस तरह से हमारे ज़ारब का असर भी मनफी था, यानी अब आपने इस बात को मल्टीप्लायर की तरह ही अंडरस्टैंड करना है कि जितनी हद तक हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम को बढ़ा सकती है, उसी तरह से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट किसी भी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर ये रिड्यूस होती है तो आपकी इनकम को उतनी तेजी से ये घटा भी सकती है। सो एक्सेलरेशन का जो प्रिंसिपल है इट्स प्लस एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम, क्योंकि इसका मनफी असर कुछ इस तरह से है कि आमदनी में भी आपका कई गुना जो रिडक्शन है वो शो होगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी तो। अब हम फर्ज करते हैं कि एक फर्म की सालाना मिकदार फरोख्त क्योंकि 50 मिलियन अशिया है, यानी वो 50 मिलियन चीजें जो है वो बेचती है एक फर्म। इसको अब हम एक ग्रोशवारे या टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी देखें कि किस तरह से हमारी इनकम में तब्दीली वाक़या हो रही है। यानी अब वो अशियाए सार्फिन की इब्तिदाई तलब उसकी 50 मिलियन है, यानी अभी इस
पॉइंट ऑफ टाइम में एक फर्म जब फरोख्त कर रही है वो 50 मिलियन अशिया को फरोख्त करती है, जो उसकी फरोख्त है वही उसकी तलब है, इतनी ही लोग उसकी चीज को डिमांड करेंगे। इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1 मिलियन अशिया को पैदा करने के लिए उसको 4 मिलियन अशिया जो है उसकी सरमायाकारी करनी पड़ेगी। यानी अब सरमाया का तनासुब जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 है, यानी इसका तनासुब जो होगा, रेशियो इसकी जो है 1/4 है। 1 मिलियन इजाफा करने के लिए उसको 4 मिलियन रुपए की सरमायाकारी अब करनी पड़ेगी हर साल बाद, क्योंकि एक मशीन नकारा हो जाती है, यानी बदलकारी एक मशीन की जो सालाना है वो 20 मिलियन रुपए की है, तो पहले 2 सालों में आमदनी तब्दील ना होने की वजह से शायद सार्फिन की मिकदार में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहले 2 सालों में तो वो उसकी मशीन खराब नहीं होगी, लेकिन इन 2 सालों के बाद शायद सार्फिन की अब तलब में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, कुछ उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, कुछ उसकी अपनी आमदनी में इजाफा हो रहा है, तो वो ज्यादा चीजें बेचना चाहेगा, अपना स्टोर एक्सटेंड कर लेगा बिलफर्स। इसको हम इस गोशवारे की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये T0 उसका इनिशियल ईयर है, ये T1 1 साल के बाद है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये 7 सालों तक का हम मुशाहिदा कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी पैदावार जो मैंने आपको I0 बताया था कि 50 मिलियन है, यहाँ पर वो 50 मिलियन की पैदावार करता है, जो कि उसकी डिमांड भी है। सो इसलिए इसको शायद सार्फिन की तलब कहा गया है। सेकेंड ईयर में भी वो सेम ही रहती है। फिर क्योंकि अब किसी भी बिजनेस में आप एंटर होते हैं तो ग्रेजुअली आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक टाइम पीरियड पर आकर ये फिर से रिड्यूस हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये रिड्यूस क्यों हुई है। अगर हमने इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम लोग देखेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। अब हमने क्योंकि 4 to 1 की रेशियो रखी है कि 4 गुना उसको इजाफा करना पड़ा है, न्यूमेरिकल में ये बात गिवन है, तो हमारा W यहाँ पर 4 है। इनकम हमें पता है कि ये 50 है, पहले साल में क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा इसलिए यहाँ पर 50 ही आ गया। सो अब हम जैसे ही 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200। यहाँ पर जो उसकी तलब है वो सेम ही रही, चेंज उसमें कोई वाकया नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ये 50 ही आया और मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 200। यहाँ पर जैसे ही उसकी जो तलब है आप चेंज होके 50 से 60 हो गई है, तो यहाँ पर आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 240 आंसर आया और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। बदलकारी या सरमायाकारी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपने 20 मिलियन सेम ही रखी है। सो हर जगह आपने 20 मिलियन, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही तो रहेगी 20 ही। अब हमने देखना है कि हमारी खालिस सरमायाकारी क्या है। खालिस सरमायाकारी स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले साल में कोई आपकी तब्दीली नहीं आ रही, खालिस सरमायाकारी इन्वेस्ट आप नहीं कर रहे क्योंकि आपकी इनकम ही जनरेट नहीं हो रही, तो आप किस तरह से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने कोई वैल्यू नहीं लेनी। साथ ही साथ सेकेंड वाले में भी आपकी कोई डिमांड में चेंज नहीं आ रही, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगी। जैसे ही आपकी डिमांड में चेंज आया जो कि 60 है, आपने 10 यूनिट्स आपका चेंज आया, 60 माइनस 50 इज 10, सो आपने यहाँ पर 10 लिखा, इसको हमने अपने ज़ारब से मल्टीप्लाई किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट में 20 से 40 यानी 100% आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया। आप अंदाजा लगाएं कि 20 से ये डायरेक्टली 40 पर चली गई। इस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम में भी इजाफा हुआ। यहाँ पर देखें ये आपकी इन्वेस्टमेंट 20 थी प्लस योर आई आर या आई एन जो है, जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो 0 है, यानी 20 मिलियन तो आपकी नेचुरल इन्वेस्टमेंट है, 0 आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये रहा 2 यानी IG कलेक्टिवली ग्रोस आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 ही रही। सेकेंड में भी सिमिलरली 20 ही रही। जैसे ही थर्ड यूनिट पर आप आए, क्योंकि अब ये आपकी जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो 40 यूनिट्स पर चली गई है, 20 प्लस 40 तो 60 आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, 20 तो आप ऑलरेडी कर रहे थे बल्कि आपने अब 40 यूनिट्स की और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, तो आपका आंसर 60 बन गया। इन द सेम वे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ तक जब कैलकुलेट कर लिया तो ये 60 रह गई। जैसे ही यहाँ पर ये आपको 85 इसलिए लिख कर दिया गया है कि आप देखें इसमें अब आपकी जो तलब है उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। जब
तलब में चेंजेस नहीं आए, तो ये यहाँ पर चेंज कोई भी नहीं वाकया हुआ, इसलिए ये 60 से डायरेक्टली जो है वो 20 की तरफ आ गई। आपके 40 यूनिट्स की यहाँ पर रिडक्शन हुई है। जब आप आगे देखेंगे, आगे क्योंकि अब इजाफा होने की जगह कमी वाकया हो गई है, तो यहाँ पर आपकी अब जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव हो गई है। कोई भी जो फर्म ओनर है वो कभी भी नहीं चाहता कि अगर उसकी डिमांड कुछ नहीं है तो वो like it's not a wise decision to reduce something which is not demanded. So अगर वो कोई चीज आपकी डिमांड में नहीं है तो उसे पैदा करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसलिए यहाँ पर उसने स्टूडेंट्स नेगेटिव कर दिया, आपने पैसे यहाँ से निकाल कर किसी और बिजनेस में लगाए हैं। यहाँ पर अब 20 माइनस दिस 20, क्योंकि पहले ऊपर ऐड हो रहे थे, अब यहाँ से उसने निकाले हैं, तो इट बिकम्स 0। इवन कि जब फर्दर उसकी डिमांड रिड्यूस हुई 78 पॉइंट्स पर आई, तो यहाँ पर क्योंकि -2 यानी 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, यहाँ पर उसने इस 2 को अपने 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि हमारा एक्सेलरेटर था, तो आंसर आया -8। जब हम 20 में से 8 माइनस करेंगे तो देखें कि उसकी जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है 20 से सिर्फ 12 यूनिट्स रह गई। सो आपने जब भी कभी भी किसी इन्वेस्टर का टाइम पीरियड या उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखना हो तो आप इस गोशवारे की हेल्प लेते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इस जो ग्राफ को हमने कल स्लाइड्स में भी देखा, आप प्लीज उसको रिविजिट करिएगा। ये टोटल प्रोडक्शन है। यहाँ पर हमने देखा था कि जब ये इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है। जैसे अभी आपने टेबल में भी देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट टी पर ये डिक्रीजिंग रेट पर अब इंक्रीज हो रही है। जैसे ही डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट में देखें एक सडन डिक्लाइन आया है, और इस डिक्लाइन को इस थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद फर्दर पुश मिला, और उस पुश की वजह से ये रैपिडली रिड्यूस होते हुए अल्टीमेटली नेगेटिव हुआ, और फिर किसी इंडक्शन की वजह से या इंड्यूस होने की वजह से ये एक बूस्ट के साथ फिर से ऊपर आना शुरू हुई और टोटल प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज होना शुरू हुई। इसी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं, और ये इसी तरह से चलता रहता है इकोनॉमी में, बट सब्जेक्ट टू द डिमांड। अब इसकी अजम्पशंस क्या है या इसकी एक्सरसाइज क्या है, इनको हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।